जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूपीपी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करते हैं कि मैम उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी। ये सभी आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी भर्ती बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। आपकी 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मॉक टेस्ट भी लगाइएगा। जैसे हम हिंदी का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज करवाई जा रही है, उसके बाद प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी क्लासों को ज़रूर देखा करिए और आप लोग अपना स्कोर भी बताया करिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए मैम भी इतना कुछ करती हैं, आपको हमेशा मोटिवेट रखने के लिए इतना कुछ प्रयास किया करती हैं, लेकिन क्या ही बताएं, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था पहली क्लास में कि कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण से ये हमारी क्लास नहीं हो पा रही है। फिलहाल अभी इतना बड़ा कुछ सेटअप है नहीं, हम जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जैसे ही कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ सही होती हैं, हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास और आपको हर एक उसकी जानकारी अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा अपनी देरी न करते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 22वां नंबर होगा हिंदी का। अभी तक दोस्तों जितने लोगों ने इन 21 प्रैक्टिस सेटों को नहीं दिया है, हिंदी की प्ले लिस्ट बन गई दोस्तों। इसमें टॉप 37 क्वेश्चंस लिए जाते हैं और इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप लोगों ने अगर उनको अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा और उनमें से आप लोग 21 के 21 मॉक टेस्ट जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज आपका 22वां नंबर हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है भैया? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। भैया इसमें कृपण का बताना है आपको, कृपण का। जैसे देखिएगा इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें भैया ऑप्शन डी वाला सही होगा। कृपण का अलग बनेगा और ये री की जो मात्रा होती है ये अलग, और आदि पा, फिर आ और आधारणा और ये आ। कृपण इस तरह से दोस्तों सभी आपके वर्ण व्यंजन जितने भी होते हैं सभी को तोड़कर लिखेंगे, तो इस तरह से लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं भैया ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया वर्ण का अर्थ नहीं होता है, आपको बताना है वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होता है। अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। तो वर्ण का अर्थ आपका सुंदर नहीं होता है, क्योंकि आपके अक्षर, रंग, जाति ये सभी क्या होते हैं? वर्ण के अर्थ होते हैं। बट क्या कहा गया आपका? वर्ण का अर्थ नहीं है, ये बताना था भैया। आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उन पर आप लोग फोकस करिएगा। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है वो आप लोग अपना टिक करिएगा। इसमें विकल्प डी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्न में से दंत ध्वनि बताना है। तो निम्न में से दंत ध्वनि कौन है? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए खा, चा, ला और फा। तो इसमें आपका विकल्प भैया सी वाला सही हो जाएगा। ये ला आपका जो दिया गया ये आपका क्या हो जाएगा? दंत ध्वनि। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इसमें आप लोगों का, इसमें हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह बताना है कौन सा होगा। तो अल्प विराम का चिन्ह आपका विकल्प डी में दिया गया है। और अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है? अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है। और ये चिन्ह कौन सा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये क्या है? विस्मयात्मक। और ये पूर्ण विराम। तो भैया आपका पूछा गया था अल्प विराम, विकल्प डी। कामता प्रसाद गुरु ने आपको 20 अल्प विराम चिन्हों के बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे जैसे ही आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन आ जाती है। आपको चैप्टर वाइज क्लासें करवाएंगे। अभी तो हम आप लोगों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रत्यय से संबंधित। इसमें बताना मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना है। मिल प्रत्यय, आप प्रत्यय, अप है या फिर लाप। तो मिलाप में कौन सा हो जाएगा? मिलाप में आपका आप प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि मिल धन आप, मिलाप। प्रत्यय भैया कहाँ लगता है? प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है? आरंभ में। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है?
तो आपको तत्सम और तद्भव के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो तद्भव शब्द बताना है पाषाण, कंगण, प्यासा, पच्छ। तो इसमें आपका तद्भव हो जाएगा प्यासा, विकल्प आपका सी वाला राइट होगा। पाषाण किसको बोलते हैं भैया? पत्थर को बोलते हैं, इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द को पहचानिए, ये क्या है? इसमें भैया होगा ये रेखांकित, ये होगा आपका प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो ये आपका भैया हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी अव्यय है प्रतिदिन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। कैसी रचना, किसकी रचना? तो भैया पूछा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आपका रचना, ये जो शब्द दिया गया है ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। इच्छा, कैसी इच्छा, राष्ट्र, कैसा राष्ट्र, रक्षा, कैसी रक्षा, योग्यता, कैसी योग्यता। तो भैया पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्र, कैसा राष्ट्र। कभी कैसी राष्ट्र तो कोई बोलता नहीं, अच्छी राष्ट्र तो कोई बोलता नहीं, राष्ट्र अच्छा, अच्छा राष्ट्र। ये इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाएगा? विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ने किस कारक का चिन्ह है? तो आपको बताना है ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए इस तरह से आप लोग याद किए हैं। तो बताना है आपको ने किस कारक का चिन्ह है। ने किस कारक का चिन्ह, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ने आपका क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को। तो ने आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भैया आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। 124 नंबर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी के क्वेश्चन सभी सही हो रहे होंगे। जिसका भी गलत हो रहा है वो अपनी कमियाँ पकड़ते जाए कि हमने कहाँ गलती की है। भैया इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य बताना है। राम चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला ने खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता। तो भैया इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका भाववाच्य, शीला से खाया नहीं जाता। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा बंधु। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, जो हमेशा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो शब्द आपको बताना है। घर, प्रत्येक, दर्शक, मुनि। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? भैया आपका विकल्प सी है, जो दर्शक है ये आपका हमेशा कैसा होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो उम्मीद करते हैं विकल्प सी आप लोगों ने आंसर दिया होगा। इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? भैया आप लोगों को कितनी बार हमने बताया है विलोम शब्द के बारे में। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे एचडीच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्थान का विलोम क्या होगा? ये ना सोचेगा कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। इजी क्वेश्चन ही पूछता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब इतना आप लोगों को तो हाई लगना ही नहीं चाहिए। अगर जिसने पढ़ा तो उसके लिए कुछ भी हाई लेवल का नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे से आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोगों को सब कुछ इजी लगेगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? भैया उत्थान का हो जाएगा पतन। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आप लोगों का। तो देवता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुर, अमर, देव, सुधाकर। भैया विकल्प डी जो है आपका सुधाकर, ये आपका देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संज्ञा शब्द का संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो आपको बताना है इन चार विकल्पों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता है। भैया आपका क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन ये जो विकल्प में दी गई है निजवाचक, ये आपकी संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। भैया आपका ये संबंध बता रहा किसके? सीता किसके आगे खड़ी? रमा के आगे। तो सीता और रमा का संबंध बता रहे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा?
संबंध बोधक अव्यय, विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। भैया उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक सही आंसर दिए होंगे। आगे भी इसी तरह आप लोग सही आंसर करते जाइए और लास्ट में आपको पूरा आपका स्कोर क्या रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। भैया आप लोगों को बता दें, क्योंकि ये जो पेट और यूपीपी के लिए क्लासें चल रही हैं, इसमें आप लोगों को बहुत जल्द चैप्टर वाइज करवाई जाएंगी और मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। तो आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा फील होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो आप लोगों को ऑफलाइन से भी बेस्ट मटेरियल यहाँ दिया जा रहा है। ज़्यादा कुछ हम क्लास में बोलते नहीं, वैसे भी आप लोग तो आदत जानते ही होंगे हमारी, और आप लोगों को बीच हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपना स्टडी रिलेटेड, हाँ जो स्टडी रिलेटेड बातें हैं वो आप लोग हमसे करिए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बस फालतू की बातें ना किया करिए। कमेंट बॉक्स में किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, आप टेलीग्राम में कुछ बोल रहे हो, ऐसी अच्छी बातें नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अगर नौकरी, सरकारी नौकरी की नीड होगी तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे। जिसको कोई मतलब ही नहीं है तो वो क्या है, गंदे संदे कमेंट करेगा, किसी को गाली बकेगा, किसी को कुछ कहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है भैया। चलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भैया इसमें आपका बताना है अलंकार कौन सा है। आपका उदाहरण दिया गया रघुपति राघव राजा राम। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपको अलंकार। भैया आपको इतने अच्छे से हर चीज़ें करवाई जाएंगी कि आप लोग शायद ही हिंदी में कुछ भूल पाएँ। हिंदी आप लोगों को रटने वाला विषय नहीं है, आपको इसको पढ़ने वाला। हम आप लोगों को कभी अपनी जर्नी बताएंगे हिंदी के बारे में कि हमारी हिंदी में जर्नी क्या रही, हिंदी हमारी कैसे इतनी मजबूत हुई। हम हिंदी में बहुत वीक थे, लेकिन जब आप लोग उसमें फोकस करेंगे अच्छे से, उसी को देंगे समय, तब आप लोगों के लिए कोई भी विषय सब्जेक्ट वीक नहीं रहता। तो इसमें आपका रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इनसे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि रा की आवृत्ति बार बार हो रहा है। ओके दोस्तों, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो क्या वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इसमें भैया बताना है आपको शुद्ध कौन सा है। कृष्ण कैसे लिखते हो, भैया आपका विकल्प ए ही वाला सही हो गया, क्योंकि कृष्ण आप लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे और ना ऐसे ना ही ऐसे, कभी नहीं देखा होगा। यही वाला आपका सही है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को सलाका सम्मान पुरस्कार, ये जो हर वर्ष दिया जाता है सलाका सम्मान पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ये आपको बताना किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भैया दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आप लोगों की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी से हम आप लोगों के टॉप 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करा दें, आप लोगों को बोरिंग भी ना महसूस हो। भैया इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद करें। अत्यधिक का संधि विच्छेद, सबसे पहले तो आप लोग बताइए अत्यधिक में संधि कौन है। भैया अत्यधिक में यण संधि है। अत्यधिक का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो आपका होगा अति धन अधिक। विकल्प बी वाला राइट आंसर होगा बंधु। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये सभी चीज़ें समझा पा रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा क्या समझाते हैं, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। उसी तरह से कुछ आप लोगों की कमेंट देखकर कुछ और अच्छा करने का जोश जुनून जज्बा आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार का समासिक युग्म पद है। तो आचार का समासिक युग्म पद क्या होगा भैया, इसका क्या आचार का समास विग्रह करना है। तो इसमें क्या होगा, खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, अनादर। तो इसका विकल्प आपका सी हो जाए, सही हो जाएगा सी वाला। आचार का क्या होता है, चाल चलन। आचार का विचार नहीं बताना है, आई तो विलोम विलोम हो जाएगा। ये आचार का चाल चलन समासिक युग्म पद होगा। इसके बाद अगला है दुविधा का समानार्थक शब्द कौन सा है। दुविधा का समानार्थक शब्द बताना है भैया। दुविधा का क्या होगा, धर्म संकट। विकल्प ए वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो इसमें बताना कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है भैया, ये आपको बताना नहीं है। अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
बट आपका विकल्प सी में जो दिया गया है ये आपका कहीं भी नहीं, अति उत्तम पुरुष कुछ नहीं होता है, ये आपका विकल्प सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये तीनों भेद हैं, बट ये आपका भेद नहीं है। तो विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा बंधु। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, कौन सा काल होगा? भैया आपको बताना है क्रिया बिल्कुल भूतकाल से शुरू हुई थी और अभी अभी समाप्त हुई है, तो इसमें आपको कौन सा काल होगा? आपके विकल्प दिए गए सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इसमें भैया आपका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, आसन्न भूतकाल। तो इसमें क्या होगा? विकल्प बी, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सभी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से अपनी हिंदी को मजबूत कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो इसमें आपको भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें क्या संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। भैया इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। विकल्प आपका बी वाला राइट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। तो ये तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत ही ना होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग कक्षा 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में प्रमुख रचनाएं। तो इसमें प्रमुख रचना पूछा गया, तो इसमें कौन सा? कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, ये आप लोगों को याद रखना। नीरजा किसकी? भैया नीरजा आपकी महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एक छंद में कितने चरण होते हैं? भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक छंद में कितने चरण होते हैं? डायरेक्ट देख रहे हो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो इसका विकल्प होगा ए वाला, क्योंकि एक छंद में कितने? 4 चरण होते हैं। 4 चरण। ओके भैया, 4 चरण आपके होते हैं, तो विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य बताना भैया, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा शुद्ध लग रहा है, ये आपको बताना है। आप नानी के घर जाइए, विकल्प ए में जो दिया गया है ये बिल्कुल वाक्य शुद्ध है भैया। विकल्प ए में जो वाक्य दिया गया है बिल्कुल शुद्ध है, 100%। आप नानी के घर जाइए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, दशानन का अर्थ होता है। तो दशानन का अर्थ क्या होता है? 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नाक जिसके। भैया आनंद माने क्या होता है? आनंद माने आपका होता है सिर। तो 10 है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद जिसके। विकल्प ए में दिया गया है आनंद जिसके मतलब सिर। तो किसकी बात कर रहा है? ये रावण की बात कर रहा है। 10 है आनंद जिसके, तो विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्र धातु से माना जाता है। विकल्प बी राइट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को हम जब डीपली पढ़ाएंगे तो सभी चीज़ें बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अभी ज़्यादा डिस्कस करने का समय नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, कुछ मतलब डीपली कुछ और भी फैक्ट नहीं बताते हैं। जितना दोस्तों हो सकता है उतना बताते हैं, और ज़्यादा बताने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो जब क्लास चैप्टर वाइज करवाएंगे उसमें सभी चीज़ें बताएंगे कि आप लोगों को कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इसमें बताना है अवगुण शब्द में उपसर्ग। तो अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भैया जैसे आपको बताया था कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है, तो अब इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में दिया गया? विकल्प सी में। अब इसमें बताइए क्या बताने वाला कोई चीज़ है। जैसे हमने बताया उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आरंभ में, और प्रत्यय शब्द के अंत में, और इसमें अवगुण में आपको उपसर्ग बताना था। तो अब उपसर्ग हो गया। अब इसमें क्या बताएं भैया? इसके बाद आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो कोरी धमकी, ये आपका गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ होता है। विकल्प आपका ए वाला सही होगा भैया। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश दिया गया 46 से लगा के 50 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है ये, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आप लोग इसके आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हम दोस्तों आपको पढ़ के सुनाते हैं गद्यांश को। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी है।
आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के दौरान इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक में के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने थोड़ा भैया बड़ा पैराग्राफ है, जिसने आधुनिक खेलों का साथा 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई। भैया उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा। तो आप लोगों को अब आंसर देना है। ज़्यादा क्लास लंबी हो रही तो हम दोस्तों आपको बता दें। सबसे पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनता है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई। जैसा कि आगे ही बताया गया था आपका, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में, व्यवसायीकरण के चपेट में आ गई। तो विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। खेल की अर्थव्यवस्था का बढ़ावा किससे मिला है। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, IPL से। इसके बाद अगला क्वेश्चन भैया आपका है, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है। तो बताना है किस पर दिखाई दे रहा है, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, आम लोगों पर या पर्यटन पर। तो इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सी, आम लोगों पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों, आम जनजीवन, राजनीतिक लोगों पर। इसका विकल्प हो जाएगा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा भैया। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आप लोगों को, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। आयोजकों को, जनता, लोगों को या सरकार की। तो इसमें बताना है आमदनी में इजाफा किसका हुआ है। तो इसमें आपको विकल्प हो जाएगा ए वाला, आयोजकों को। ओके दोस्तों, भैया उम्मीद करते हैं ये क्लास आप सभी लोगों को बेहद ही अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए UPP और किसके लिए पेट स्पेशल क्लासें ये चल रहे हैं। अब आप लोग कहीं कमेंट बॉक्स में ना करिएगा कि कोई आपको पेड क्लास खरीदना है या आपका ऐप से। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कहाँ पे क्लासें हो रही हैं। भैया कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम आप लोगों के लिए बीच रेगुलर नहीं जुड़ पा रहे हैं। जितना दोस्तों दर्द आपको, उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमको भी है कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उससे भी ज़्यादा मैं भी बहुत परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। अभी हम लोग नए हैं इस ऑनलाइन के क्षेत्र में, इतना दोस्तों नॉलेज है नहीं फ़िलहाल। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी की जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो आप लोगों को पेड क्लासों में नहीं मिलता है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने उसको बैनर को देखा ही होगा कि UPP और पेट स्पेशल क्लास, कानपुर की स्पेशल टीम। दोस्तों हम कानपुर से ही बिलोंग करते हैं और यहीं से अपनी क्लासें हम आप लोगों के बीच लिया करते हैं। और मैम आपकी तो जानते हैं किस में है आपको,
तो मैम को भी इतनी मतलब मेहनत करने के बावजूद भी वो आप लोगों के साथ जुड़ती हैं और आप लोगों को जितना भी हो सकता है इम्पोर्टेंट वो कराती हैं जीके जीएस में। दोस्तों हम इतनी दूर होने के कारण कुछ टेक्निकल इशू, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं, कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच नहीं शेयर कर सकते हैं, सभी को मैनेज किया जा रहा है। और जैसे भी आप लोगों का पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा आप लोगों को ये चीज़ सॉरी बोलने वाला काम ही ख़त्म कि इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना एक प्यारा सा, ताकि हमको भी तसल्ली हो जाए कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद। और अपने माता पिता का सम्मान ऐसे ही बनाए रखिएगा।